हाय स्टूडेंट्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि कोई भी एनिमल जो होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उनका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक ही तरह का होता है। सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो वो उसको सिंपल वे में करते हैं। और हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे हमारे घर में भी खाना बनता है तो किसी का काम है कि वो सब्जी लाए, किसी का काम है वो सब्जी काटे, कोई जो है आटा गूंथता है, कोई जो है वेजिटेबल्स को धोता है, कोई बर्तन को धोता है। तो एक पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने काम के लिए। तो ऊपर वाले ने जो हमारी सिस्टम बनाई, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसने बनाया, तो उसने पूरी बॉडी को कुछ ना कुछ काम दिया। जैसे आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, जीभ टेस्ट के लिए दे दिया, पेट खाने पचाने के लिए दे दिया, हाथ पैर चलने फिरने के लिए दिया, काम करने के लिए दिया। तो सारे ऑर्गन्स उन्होंने जो दिए ऊपर वाले ने, जो कुदरत ने हमें दिया, जो नेचर ने हमें दिया, उन सब का अपना अपना डिपार्टमेंट बना हुआ और वो वही वही चीजें करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। स्टूडेंट्स, you know this that some of the common steps in digestion is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि प्रत्येक जीवों में, विशेषतः जानवरों की बात की जाए तो उसमें कुछ प्रमुख तरीके होते हैं डाइजेशन करने का। उनमें सर्वप्रथम क्या होता है कि हम किसी खाने की चीज को निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं। उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है कि वो बड़ी सी मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स से जो चीजें मिल रही हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद चीजें हैं, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एसिमिलेशन में वो एब्जॉर्ब चीजें पूरी सेल्स तक पहुंचा दी जाती है। और इजेशन में जो ड्राई पार्ट होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन पूरे वाटर को उसमें से सोख लेता है, तो वो चीज ड्राई हो जाती है और वो आके रेक्टम के पास स्टोर हो जाती है। और जो कि हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो स्टूल बाहर आता है बाय द हेल्प ऑफ एनस। तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस डायग्राम। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग माउथ कहते हैं। और यू नो दिस, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स विथ द बकल कैविटी, माउथ। मुंह से खाने की शुरुआत होती है। सपोज अगर मुंह नहीं होता तो क्या होता? मुंह नहीं होता तो दांत नहीं होता, दांत नहीं होता तो जीभ नहीं होता। तो जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च के रूप में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी पार्शियली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को उसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डाइजेस्ट करना। अगर सरल भाषा में आपसे कहें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कहते हैं कि यार रात में खाया, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, गैस बन रहा है, पच नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई। तो वो अकेला एक ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम पेट पकड़ के बैठे रहते हैं, यार पेट में गैस बन रहा है, लेकिन पेट में गैस बनने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसी टॉपिक है जो न सिर्फ अभी आपके क्लास 10th में, बल्कि यही सेम टॉपिक आप क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। एंड फर्दर जब आप मेडिकल लाइन में या हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और डिटेल में पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक नहीं है जिसको सिर्फ आप क्लास 10th के लिए कंसीडर करें। एंड इवन आपको एक जानकारी ये भी बता दे कि ये वो चीज है कि कल अगर आप 10th के बाद आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, कोई भी स्ट्रीम में आप जाते हैं, तो ये आपकी बॉडी है। इसलिए चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि कभी अगर हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े, whenever we feel any type of trouble in our body, then at least we should be knowledge so that we can understand why we are suffering from the disease। अर्थात हमारे पास इतना ज्ञान तो जरूर होना चाहिए कि जो हम किसी भी परिस्थिति से गुजरे तो हमें समझ में आए कि हमारी बॉडी में हुआ क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार बायो क्या करेंगे, बायो पढ़ के
अरे क्या करोगे यार, आप कुछ भी बन जाओ, ये तो आपकी बॉडी है, थोड़ा समझ लेना चाहिए। दोस्तों, एक आपसे और भी रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए। प्रत्येक जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, स्किप कर देने से वो चीजें छूट जाती हैं। तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आपको पूरी चीज में समझा सके। ये माउथ है, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन कहां से होगा? माउथ से होगा। और माउथ में आप देख सकते हैं दांत, टंग यानी टीथ एंड टंग होता है। एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लार ग्रंथि कहते हैं, यानी कि जिसमें से लार निकलता है, यानी कि सलाइवा निकलता है। और दांत का काम क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं। इंजेक्शन, ये एक छोटी सी बिस्किट है। अगर मैं ये कहूं कि मैं ये बिस्किट लिया और सीधे अंदर चला जाएगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये ड्राई है, ये सूखा है, ये कड़ा है, ये कठोर है। तो इसको गीला करना जरूरी है, इसको बोलस में कन्वर्ट करना जरूरी है। जब ये गोले में गीला होकर के अच्छी तरह से पिस जाएगा तो इसको निगलना आसान होगा। यानी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम फूड को अंदर ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। तो इंजेस्ट करने के लिए इस लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इस बिस्किट को लें। अरे आप इसको लाइव एग्जांपल से समझो। एक टैबलेट अगर आपको खानी होती है तो आपको पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? पानी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, आप सोचें। तो इसका रीजन ये है कि आप कहेंगे कहीं अटक न जाए, कहीं फंस न जाए, कड़ा है। जब कभी भी हम खाते वक्त हमें किसी चीज की ऐसा लगता है कि यहां कुछ फंस गया तो हम तुरंत पानी पीते हैं, उसे गीला करते हैं ताकि वो नीचे आराम से पास हो जाए। तो इंजेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो पहला स्टेप होता है बगल कैविटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें हमारे दांत होते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका डेंटल फॉर्मूला भी है 2123/2123, यानी कि कुल मिलाकर के 16 32 दांत। कि प्रत्येक दांत के, आप इसको जैसे आपको ऐसे समझाया जाए कि अगर मैं ये कहूं कि ये इंसीजर है, अगर ये इंसीजर है तो इंसीजर कितना है? अभी हम फॉर्मूले से हम लोग पढ़ रहे हैं 2 1 2 3, तो यानी कि 2 इधर है और 2 इधर है, फिर 2 इधर है, फिर 2 इधर है। टोटल कितना हो गया? 8। काउंट करेंगे आप। अब आप कैनाइंस की बात करें तो 1 की बात है तो 1 1 1 1, टोटल कितना हो गया? 4। 8 4 12 दांत हो गया। अब बारी आती है प्रीमोलर की। प्रीमोलर कितना है? 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 दांत। तो 8 पहले आपका इंसीजर था, 8 ये हो गया 16 और 4 हो गया 20। 20 दांत आपने काउंट कर लिया। अब बारी आती है मोलर की। मोलर कितना हो गया? 3 है, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 हो गया। 20 और 12 32 हो गया, 32 दांत हो गया। 32 टीथ का एक कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हमारे एक साइड में 2 1 2 3 2 1 2 3, ये पूरा हम जब जोड़ते हैं तो इसके इस साइड से 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, ये पूरे माउथ से काउंट किया जाता है। अपर जॉ और लोअर जॉ मिलाकर के टोटल 32 दांत होते हैं। प्रत्येक टीथ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई कट करता है, कोई टीयर करता है, कोई ग्राइंड करता है, मतलब कोई चबाता है, कोई फाड़ता है, कोई काटता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चिकन लेता है, इसे मुंह खोलता है, सीधे अंदर वाले दांत वैसे घिसता है, नहीं। उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट वाले टीथ से उसको कट एंड टीयर करते हैं। बिफोर ग्राइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी कट एंड टीयर इट। फिर ये तो रहा टीथ।
अब बात करते हैं टंग की। टंग क्या करता है? तो टंग जो पिसे हुए खाने हैं, जो खाना पिस चुका है, जो भोजन पिस चुका है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो चुका है, बट चुका है, तो वो इधर भी है और इधर भी है, तो वो उसको इधर उधर मूव करता रहता है। और साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए सलाइवा से उसको मिक्स कर करके उसको गीला करता है, यानी कि लार के साथ उस भोजन के टुकड़े को मिक्स करके गीला करता है। क्यों गीला करता है? क्योंकि अगर वो खाना गीला नहीं होगा तो हम उसे सूखी चीज हम निगल ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या हुआ कि उसने खाने को गीला कर दिया। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज होता है और उसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो एक एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और उसका मेन फंक्शन है, जो भोजन में हम लोग स्टार्च लेते हैं वो स्टार्च इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अब आपको क्या पता है। और उसको साधारणतः अगर ये कहा जाए कि उस स्टार्च को अगर हम डायरेक्ट अगर अपने पेट में इंसर्ट कर दें तो शायद ये इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू बी डाइजेस्टेड, वह असंभव के समान हो जाएगा। तो उसको पार्शियल डाइजेशन के लिए ऊपर वाले ने बकल कैविटी दी। अब इस बकल कैविटी में जो फूड हम लोग अंदर ले जा रहे हैं उसका पार्शियल डाइजेशन होगा। वहां से वह फूड जो हमने ये बिस्किट यहां से ली, ये बिस्किट यहां से धीरे 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 करके यहां स्टोमक में आएगा। ये बिस्किट यहां से मूव करके इस स्टोमक में आएगा। अब स्टोमक में आ गया तो यहां से यहां तक इसकी स्लो मूवमेंट थी, बहुत धीरे धीरे ये मूव करके आया। इस स्लो मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम माउथ टू स्टोमक by the help of esophagus which is also known as food pipe, अर्थात भोजन नली के द्वारा मुख द्वार से पेट तक भोजन पहुंचने की वह प्रक्रिया जिसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस एक प्रक्रिया होगी, वह प्रक्रिया जैसे सीधे तौर पर हम लोग नहीं कहते कि हमारा पेट भर गया, कहते हैं ना हम लोग कुछ खाते हैं तो कहते हैं ना पेट भर गया, तो पेट यहां से अमाउंट जाता रहता है और अंदर में जाकर के जब अमाउंट फुलफिल हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा पेट भर गया। तो एक ये चैनल है, ये चैनल है जो कनेक्ट कर रहा है स्टोमक से माउथ को। कौन? फूड पाइप। और जाहिर सी बात है कि अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि यहां पर तो विंड पाइप भी है और यहां पे फूड पाइप भी है, तो फिर कैसे सेपरेट होता है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, यहां पे कार्टिलेजियस फ्लैप लगा होता है, एपिग्लोटिस। वो एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो जब श्वसन नली यानी कि जब हमारी विंड पाइप एक्टिवेट होती है तो वो फूड पाइप को कवर करता है, और जब फूड पाइप एक्टिवेट होती है तो वो विंड पाइप को कवर करता है। तो वो कवरिंग कर रहा है, फ्लैप की तरह है। जैसे मोबाइल में लोग कवर नहीं रखते, ऐसे फ्लैप करके ढक देते हैं, तो वो ढक्कन की तरह है, उसको ढकने का काम कर रहा है। अब वहां से खाना स्टोमक में पहुंचा, तो स्टोमक क्या है? स्टोमक में क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में स्टोमक में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं ये बेसिकली इसमें तीन तरह के, तीन रूप में है। पहला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं बारी बारी से आपको उसका फंक्शन बता रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद है आपका पेप्सिन, और पेप्सिन के बाद आपका है म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, एंड दीज आर द गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट इन द स्टोमक। स्टोमक में ये चीजें हैं। एसिड बेसिकली HCl का काम क्या होता है? तो HCl का काम ये होता है कि ये फूड को एक एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है ताकि सारी एंजाइम्स प्रॉपरली अपना अपना वर्क कर सके। देखिए जैसे ये होता है ना कि कोई आदमी हमारे घर में आया, गेस्ट है, तो उसके कुछ पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? एक माहौल बना करके देते हैं कि जिसमें वो कंफर्टेबल रह सके। हमारा पेट है ना, हम जब भी कुछ खाते हैं तो जब वो अंदर जाता है तो वहां पे एक मीडियम बना करके पहले से स्टोमक में क्रिएट रहती है ताकि उस चीज को वो आसानी से धीरे धीरे करके डाइजेशन में हेल्प कर सके। और अगर वो
डाइजेशन नहीं कर पाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, वोमिटिंग हो जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, एसिडिटी होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। जब लोग कहते हैं ना कि एक ऐड भी आता है कि पेट सफा तो हर रोग दफा, मतलब कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो ना आप नेक्स्ट डे अपने आप को चार्ज महसूस करेंगे, आप में ऊर्जा की कमी महसूस होगी, आप थके थके लगेंगे, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन आपका दिमाग जो है वो अपने पेट पे ही सेंटर्ड रहेगा। लेकिन अगर पेट साफ होगा तो फिर आप खुल के रहेंगे, आपको भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो ऑब्वियसली जब भूख लगेगी तो आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे, एनर्जी भी नहीं मिलेगी, और पेट में वो चीज पहले से पड़े पड़े सड़ रहा होगा। तो अब चला गया बिस्किट स्टोमक में। स्टोमक में क्या था? गैस्ट्रिक जूसेस थे, और गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहले हमने HCl की बात की, और ये क्या करता है कि एक डाइजेशन प्रोसेस को आगे इनिशिएट करने में मदद करता है। पार्शियल डाइजेशन तो माउथ में हो चुका था, अब वहां से डाइजेशन के कितनी पार्ट में होता है? 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है हमारे माउथ से, जहां पे हम खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा स्टार्च जो होता है वह चबाने की वजह से वो स्टार्च से वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन माल्टोज से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, ये माल्टोज अब जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में पहले से होगा HCl, जो वो खाना अंदर पहुंचा है तो वहां पर उसने एक एसिडिक मीडियम बना दिया, ताकि जो अदर एंजाइम्स हैं उस माहौल में, उस चीज में अच्छे से रह करके उस फूड की डाइजेशन में हेल्प करें। मतलब यूं कहें कि HCl सेवक भी है और पहरेदार भी है, मतलब सर्वेंट भी है और सिक्योरिटी गार्ड भी है। अब गार्ड कैसे, अब मैं वो बताऊं। कुछ लोग फूहर होते हैं, बिना हाथ धोए खा लेंगे, कुछ भी छू लेंगे, माने आप समझिए खजवाएंगे उस यहां से खाएंगे, हैं? आखिरी फूहर होते हैं। तो ये लोग जब खाते हैं तो इनके फूड में ढेर सारी बैक्टीरिया भी उस खाने के साथ उनके पेट में चली जाती है। अब ये इनका ढकचने का प्रोसेस, माने उल्टी की प्रोसेस, वॉमिटिंग की प्रोसेस शुरू हो गई, आई बाप आई दादा करने लगे। लेकिन खाने से पहले हाथ धोने में इनको 56 प्रकार की दिक्कतें महसूस हुई। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना आ गया, कोरोना में लोग हाथ धोना सीख गए, वरना कुछ लोग ऐसे थे कि साल में एक बार हाथ मुंह धोते थे। तो फुहरों को सुधारने के लिए चाइना की एक कोशिश रही है, हालांकि इसमें कुछ अच्छे लोग, कुछ नहीं बहुत अच्छे लोग भी परेशान हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक स्पेशल वीडियो कोविड के ऊपर में बनाऊंगा। इतने दिनों में जो पिछले 18 से 20 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी एक एक चीज पे बारीकी से विश्लेषण करके मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। लेकिन आज का हमारा टॉपिक डाइजेशन है, और मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि गंदा खाना अब चला गया पेट में, बैक्टीरिया उसके साथ रहती है, HCl क्या करेगा? किल कर देगा उसको, बस तुम क्या कर रहे हो। अब जितना इसका औकात होगा, जितनी इसकी औकात होगी, जितना इसका पावर होगा, उतना उसको ये करेगा। अगर नहीं कर पाया तो फिर वही होगा, ये भी नहीं कर पाया, मतलब आप समझ रहे होंगे, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस्ट्रिक बनेगी, अजीब अजीब से आवाज आएंगी अंदर भी और खैर। तो पेप्सिन क्या कर रहा है कि खाने में जाहिर सी बात है, स्टोमक में जब हमने लिया तो दाल भी तो खाए थे, दाल में प्रोटीन है और भी बहुत सारी चीजें, प्रोटीनियस फूड है, तो कार्बोहाइड्रेट तो था ही, प्रोटीन भी है। तो ये क्या करेगा कि प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया ना कि 3 पार्ट में होता है, माउथ में, स्टोमक में और फाइनली जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक में, सॉरी, माउथ में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3 स्टेप्स हैं। मुंह से पेट और पेट से छोटी आंत। छोटी आंत में जब भोजन पहुंचेगा वहां जाकर के उसका सब कुछ निचोड़ लिया जाएगा, एकदम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो आपको उससे मिलना था वो मिल जाएगा, जो नहीं मिलना था वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर तीसरी चीज है म्यूकस। म्यूकस क्यों दिया ऊपर वाले ने? तो इसलिए दिया कि ये बड़ा खतरनाक एसिड होता है। आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि HCl कितना खतरनाक होता है, काफी ज्यादा मात्रा में खतरनाक एसिड होता है। तो ये जब अब पेट में सिक्रेट हो रहा है तो पेट को डैमेज भी कर सकता है, और अगर कहीं से भी अगर इसकी ओवर सेक्रेशन हुई तो अल्सर जैसी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो म्यूकस क्या करता है, यूं समझिए अंदर से बाहर से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको लैमिनेट करके रखता है कि अंदर, सॉरी अगर आप ध्यान से सुने, अगर अंदर का ऑर्गन जो है अगर प्रॉपरली म्यूकस से एकदम लैमिनेटेड रहेगा तो ये HCl कभी भी उसके वॉल को डैमेज नहीं कर पाएगा, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये रहा हमारा स्टोमक। माउथ में आपने देखा कि माउथ में हमारे पास था टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद वहां से भोजन ओसोफेगस के माध्यम से, भोजन नली के माध्यम से वह पहुंच गया स्टोमक में। स्टोमक में थे गैस्ट्रिक जूसेस और उनके पास था HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। What does HCl does? HCl helps in digestion of food in such a way that it creates a suitable medium for acting or for the action of enzymes. एंजाइम के एक्शंस के लिए ये तैयार करता है एक माहौल, और इट किल्स द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फूड, यानी कि ये उन जीवाणुओं को मारता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भोजन के माध्यम से हमारे पेट में आ जाते हैं। Pepsin, digestion of protein, and mucus protect the inner lining of stomach by adverse effect of HCl, अर्थात कि उस एसिड के बुरे प्रभाव से बचाता है। यहां से अब भोजन जो है, अब समय आ गया कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्टूडेंट्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक एडल्ट में, मतलब मैं एडल्ट हूं, जो लोग बड़े होते हैं मोस्टली एडल्ट लोगों में 6.5 मीटर का होता है, 6.5 मीटर का होता है। अब ये 6.5 मीटर का है लेकिन इसका नाम स्मॉल है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन उससे छोटा है, तो पता नहीं इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों रखे, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे एकदम पूरा लपेटा हुआ। अगर 50 फुट की रस्सी है उसको लपेट के एकदम गोल गोल करके रख देंगे, एक जगह सेंटर्ड कर देंगे, तो स्ट्रक्चर तो स्मॉल हो ही जाएगा, लेकिन खुलेगा तब तो पता चलेगा ना कि वो लंबा है। दूसरी चीज है कि लार्ज इंटेस्टाइन अपने जो उसका पाइप साइज है उसकी वजह से वो लार्ज कहलाता है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में भोजन का निकास होता है। नेक्स्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट। यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, मतलब 100% नहीं डाइजेस्ट हो पाया था, वो यहां आकर के इस स्मॉल इंटेस्टाइन, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में आकर के 100% डाइजेस्ट हो जाता है, ताकि एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो सके और हम उस भोजन से एनर्जी प्राप्त कर सके। अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके वॉल से इंटेस्टाइनल जूस होती है जो क्रिएट होती है, इसमें से निकलती है, ये सेक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस को, और इंटेस्टाइनल जूस फाइनली फैट को फैटी एसिड में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उसको कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एकदम सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, जहां से ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अगर देसी में कहें तो छोटी आंत ने क्या किया, छोटी आंत में जो माउथ से स्टोमक में और स्टोमक से जो इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी अब यहां पर आकर के 100% उस फूड को डाइजेस्ट करने की हो जाती है, क्योंकि ये अभी मान लीजिए 60 to 70% डाइजेस्ट हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो ये क्या करेगा कि यहां पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया था, फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और फर्दर स्मॉल हुए, और फिर वहां से होने के बाद वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां से इस रास्ते से जब एंटर किए, तो एंटर करने के बाद यहां पे पहले से थे इंटेस्टाइनल जूसेस, और ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या किए, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
फैट को उसने क्या किया, फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए यहां पे जो पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज का रोल है कि पेनक्रियाज क्या करता है कि ये एक पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो इसमें से सेक्रेट करता है, जो बेसिकली उसका वर्क होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च, क्योंकि स्टार्च क्या हुआ था, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था लेकिन 100% नहीं हुआ था, तो जो स्टार्च हमारे स्टोमक में पहुंच गया वहां पर आकर के पेनक्रियाज ने स्मॉल इंटेस्टाइन को सपोर्ट किया कि लो मुझसे अमाइलेज और ब्रेक डाउन कर डालो इस स्टार्च का, लो मुझसे ट्रिप्सिन और खत्म कर डालो इस प्रोटीन को, लो मुझसे लाइपेज और इस फैट को आखिरी से आखिरी हिस्से तक तोड़ करके पूरी तरह से अपनी बॉडी में यूज कर लो। मतलब यूज समझिए कि डाइजेशन में ये सारे ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सेक्रेशंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोमक से खाना पेनक्रियाज में जाता है, फिर उसमें जाता है, फिर लीवर में जाता है। इसमें लीवर ऊपर में जाता नहीं है खाना, लीवर हो पेनक्रियाज हो, ये अपनी अपनी एंजाइम्स और जूसेस को सेक्रेट करते हैं। किसके लिए? ताकि वो डाइजेशन को अच्छे से हेल्प कर सके। आपने सुना होगा कई बार लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, लोग कहते हैं खाना चबा चबा के खाना चाहिए। तो खाना चबा चबा के इसलिए खाना चाहिए कि जितना ज्यादा हम खाने को चबा के खाते हैं, खाना उतना ही सॉफ्ट हो चुका होता है अंदर मूव करने के लिए, और वहां से स्टोमक और इंटेस्टाइन में मूव करते वक्त उसको दिक्कतें सामना नहीं करनी पड़ती, उसे किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, आसानी से वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चला जाता है। अब कुछ लोग जिनको किसी की शादी और पार्टियों में जाकर के पूरा एकदम साल भर का कोटा लेने की आदत है, उनको पता है कि एक साल में घी न्योता मिला है, जितना खींच सकते हैं खींच लें। तो मैं एक वाकया बताऊं, मेरे फादर एक बार मुझे किस्सा सुना रहे थे, तो पापा ने बताया कि एक गांव में है, मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता उनका, तो वो अपने लड़के को लेकर के एक इनविटेशन में गए, न्योते में गए, एक आमंत्रण में गए। आमंत्रण में पहुंचे तो उन्हें मालूम पड़ा कि नॉनवेज बना है और बजट तो उनका अलाउ कर नहीं रहा था। देखिए भाइयों, मैं गरीबी पे हंस नहीं रहा हूं, वो थोड़ा सा कॉमेडी टाइमिंग की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते थे, लेकिन नहीं होता है कि थोड़ा सा कंजूस टाइप के आदमी की खुद खरीद के नहीं खाएंगे और मिलेगा तो एकदम यहां तक खा लेंगे, उस टाइप के प्राणी थे। तो अब सोचो आप कि वो रहे होंगे 40 साल से ज्यादा उम्र के, 40 प्लस के रहे होंगे, और उनका लड़का रहा होगा समथिंग 12-13 साल का। तो जो जैसे हमारे यहाँ गाँव में क्या होती है ना कि जब कोई आमंत्रण होता है तो जमीन पे पूरी बिछा दी जाती है वो मैट वगैरह, और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ खाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जब एक आदमी उठ जाएगा तो बाकी सब लोग उठ जाएंगे, और जब तक एक आदमी खाता रहेगा तो बाकी सब उसको कंपनी देने के लिए बैठे रहते हैं। तो भाई साहब वहां पर तो सब 40 ईयर्स वाले थे, सब 20-25 रोटी 30 रोटी वाले थे, जन्म के मतलब लग रहा था कि भोजन से उनकी दुश्मनी है। अब उसमें ये बेचारा 12-13 साल का एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो कई बार कह रहा पापा दर्द हो रही है, पापा आप नहीं खाएंगे। तो ये उसको कह रहे हैं अभी नहीं खाओगे तो कल फिर घर जाओगे तो मांगोगे अच्छे से खाओ। अब स्थिति ये है कि उसको अपने हिसाब से खिला दिए, मतलब उसके जीवन लीला को समाप्त करने का पूरा प्रयास ये कर रहे थे। और फिर वही हुआ, रात में फूड पॉइजनिंग वगैरह, कॉलरा हो गया उन्हें, शुरू हो गया सब उनका चैनल ऊपर नीचे सब तरफ से। अब सब परेशान, तो सब उनको समझाने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी बताने का मेरा मकसद ये था कि खाओ, ऐसे मत खाओ कि खाना आपको खाने लगे, खाओ लेकिन ऐसे खाओ कि उसको पचाओ, यूज करो, बर्बाद मत करो। नेक्स्ट कि बकल कैविटी में आपने सुना इंजेक्शन का प्रोसेस, आपने सुना कि माउथ में टिथ ने, सलाइवरी अमाइलेज ने और टंग ने क्या किया,
आपने सुना कि ऑसोफेगस ने उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्टोमक तक पहुंचाने में मदद की। स्टोमक में पहुंचने के बाद उस पर अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करने लगे। अब जाहिर सी बात है कि जब वो स्टोमक में पहुंचा तो पहले से उसके पास एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए HCl था। HCl ने पेप्सिन को कहा भाई तुम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करो, मैंने तुम्हें प्रॉपर एक बढ़िया सा मीडियम बना करके दे दिया, तुम तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ही डालो। फिर भी ये पूरा नहीं डाइजेस्ट कर पाता, वो फर्दर फिर हम लोग आगे जाकर के हम लोग ट्रिप्सिन उसको कंप्लीट करता है। और फिर इधर म्यूकस था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की हमने, 6.5 मीटर होती है। इसके वॉल से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होती है जो कंप्लीट डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज का रोल है कि ये सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, एंड लाइपेज व्हिच हेल्प्स इन ब्रेकिंग एमल्सिफाइड फैट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी स्टडीड टिल नाउ, the process of digestion begins with the mouth and completes in a small intestine. In this whole process, what we have studied, that different enzymes and different organs perform different roles to make it suitably digested food, digestion of food. Because the inner organs are not so much they are not so much capable of digesting very complex foods. Like we cannot enter directly chicken into the stomach. कहने मतलब भाई लोग कि ऐसा नहीं है कि हम चिकन उठाएंगे सीधे निकल जाएंगे, लील जाएंगे, कुछ रोटी उठाएंगे डाल देंगे, ब्रेड उठाएंगे डाल देंगे। तो उसको अच्छे से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके उसके डाइजेशन को कराना। पेनक्रियाज का आपने देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देख लिया, स्टोमक देख लिया, टंग देख लिया आपने, ऑसोफेगस देख ली, सलाइवरी अमाइलेज देख ली। अब चलिए लीवर के पास। लीवर होता है, लोग कहते हैं बड़ा शराब पीता था, लीवर खराब हो गया। लीवर खराब हुआ तो हुआ क्या, अब वो देख लीजिए। लीवर खराब हुआ तो बाइल जूस नहीं निकला, बाइल जूस नहीं निकला तो ब्रेकडाउन ऑफ फैट नहीं हुआ। अब ब्रेकडाउन ऑफ फैट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। और फैट तो हमारे भोजन में होता ही होता है। तो लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस को, विच हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी एकदम से ये नहीं करेगा उसको कि ऐसे लिया नहीं, वो उसको तुरंत नहीं बाहर करेगा, कहेगा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन भाई रुक यार, रुक 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 रुक, अभी तूने जो करना था कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया था कि उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, उसने उस चीज को सोख लिया, एब्जॉर्प्शन किया उसका। एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो एसिमिलेशन होगा। जब तक भोजन को सोखेगा नहीं तब तक वो चीजें सेल तक पहुंचेंगी कैसे, फिर सेल को एनर्जी मिलेगी कैसे। लेकिन इजेशन होने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में वो जब पहुंचा तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाइज थे। उसने क्या किया कि उस डाइजेस्टेड फूड में से जो वाटर कंटेंट थी उसने निचोड़कर अपने अंदर समेट करके रख लिया। कि हो सकता है, अच्छा इसको आप ऐसे समझो, गन्ने वाले जूस की मशीन जो लगा करके गन्ने का जूस देते हैं, आपने देखा होगा। अब उसको घुमा घुमा के जब तक कि वो गन्ना खुद न कर दे कि अबे मेरे भाई छोड़ दे, अब मैं शहीद हो गया हूं, 8-10 राउंड तो उसको भूसा बना के छोड़ेंगे सब। एक बूंद रस उसमें बचने नहीं चाहिए, और जो जानवर खाए उसके गले और फेफड़े में फंस जाना चाहिए, उसको इस स्थिति पे ला देते हैं। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन भी वो वाला मशीन है, एकदम उसको पूरा निचोड़ लेता है। और निचोड़ने के बाद अब जो रेसिड्यू है वह मल का रूप ले चुकी है, स्टूल का रूप ले चुकी है, और वह स्टूल यहां आकर के रेक्टम के पास में स्टोर रहेगा, जो कि जब हम वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो वहां जाकर के ये स्टूल जो होता है एनस के माध्यम से एक्सपेल आउट हो जाता है।
मतलब बॉडी से बाहर हो जाता है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी बनी हो। मैं चाहता तो इन सारी वीडियोस को एक में समेट करके बना सकता था, ये 3-4 घंटे 1-2 घंटे में मैं सब खत्म कर देता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे ये करना था कि मैं ये अच्छी तरह से जान रहा हूं कि ये कंटेंट लाइव है, आज भी है और आने वाले कई सालों तक है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सराहा, प्यार दिया, या आपने मेरे चैनल को लाइक किया, तो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को। ऑब्वियसली यूट्यूब महोदय भी रिकमेंड करेंगे और फिर ये एक से ये चेन बनता चला जाएगा। फिर आने वाली पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसके पास भी होगा कि यार ये चीज में बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियोस बड़ी हो जाती है तो बोरिंग होता है तो नहीं देख पाते हैं। तो मेरा ये कहना है बच्चों, अधूरी जानकारी लेकर के तो अभिमन्यु भी मारे गए थे, क्योंकि उनकी माताजी सो गई थी और चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को खोलना वो नहीं सीख सके। तो किसी चीज की शुरुआत ही जितनी जरूरी होती है, उसका अंत भी उतना ही जरूरी होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम मूवी देखने के इंटरवल में भागे, हम नहीं भागते, क्योंकि इसके बाद क्या होगा वो जानना जरूरी होता है। अगर आप आधे घंटे, 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी होता है, अगर आप ऑनलाइन 10 लोगों को सर्च करो, ये नहीं कि आप सिर्फ मुझे देखो, सारे चैनल्स अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे जानकारी कलेक्ट करो, अपने आप को एक बैंक की तरह बनाओ, जहां पे चारों ओर से कस्टमर्स आते हैं, अपनी चीजें जमा करते हैं, इनपुट करते हैं, तब बैंक बनता है। तो आप ज्ञान का बैंक बनो, नॉलेज बैंक बनो। वो कब बनोगे? जब सभी चैनल्स जो आपको लगता है कि उनकी कंटेंट में दम है, आप उसको सुनो, समझो, उसको समय दो, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये तो एक फ्री मीडियम है, एक फ्री माध्यम है, इसको आप दूसरों को भी बताओ। अब तो आपको क्या बताया जाए कि आप लोग ये समझिए कि जब से ये कोविड आया है, तो हम जैसे लोग जो प्राइवेट जॉब और ट्यूशन एंड कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते थे, उनके लिए सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि हम लोग बड़े शहर से नहीं है, तो यहां पेरेंट्स इंस्टीट्यूट बंद करने के बाद पैसे देंगे नहीं, सरकार हमारी मदद करेगी नहीं, हम बेबस हो जाते हैं। लेकिन इस बेबसी में कहते हैं ना कि आपदा अवसर को जन्म देता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अगर आवश्यकता ना पड़े तो कोई डूबता हुआ आदमी पानी में हाथ ना मारे, उसे उसी समय में समझ में आता है कि पानी में हाथ मारने से हम बच सकते हैं। उसी तरह से इस मीडियम को मैंने चुना कि अगर मैं इस पे पूरी मेहनत करूंगा तो शायद आप लोगों के ब्लेसिंग से एक टाइम के बाद मेरी चैनल इस लेवल पे आ जाएगी कि मैं फर्दर इस तरह की पेंडेमिक स्थितियों में और लोगों की मदद कर पाऊंगा कि वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और मैंने देखा है, पिछले 1.5 सालों में मैंने देखा है, शिक्षित लोगों को भीख मांगते हुए। सॉरी स्टूडेंट्स अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान की कीमत कब है? जब उसको कोई लेना चाहे। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, और पेरेंट्स कह देंगे नहीं भैया अभी पैसे नहीं, आप जाओ। अगर हर जगह से मुझे रोक दिया जाएगा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा? वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, आप लोग खोल के देखो, नेट पर भरे पड़े हैं लोगों के दुख और दर्द। ये सारी चीजों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि अगर अभी भी इस रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होकर के, घूम घूम करके अगर पढ़ाता रहूंगा तो मैं बस कुएं के मेढक की तरह रह जाऊंगा। और ईश्वर ने मुझे इतनी क्षमता दी है कि मैं स्क्रीन के सामने आ करके अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मेरे फ्रेंड हैं, उनका नाम अजय है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भैया ये चीज आप करिए, लोगों तक आप जा सकते हैं। मैं कई चैनल देखता हूं अजीब अजीब, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया,
करने के बाद मुझे ऐसा लगा भाई मैं कुछ अलग थोड़ी बता दूंगा, सारे चैनल टीथ को टीथ ही बोलेंगे, मैं भी टीथ ही बोल रहा हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब अपनी अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करते हैं कि हम उसको कैसे समझते हैं। सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मैंने एक बिस्किट लिया, बिस्किट को दांतों से चबाया, पीसा, काटा, जीभ ने उसको इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड मूव कराया, सलाइवा उसमें मिल गया ताकि वो बिस्किट गीला हो सके। गीला हो करके वो कवर की तरह बंद करके गले से धीरे धीरे सीधे पहुंच गया स्टोमक में। स्टोमक में पहुंचने के बाद वहां पे एसियल था, म्यूकस था, पेप्सिन था, सब ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। एक प्रॉपर मीडियम बनाया ताकि सारे एंजाइम्स उसमें प्रॉपरली काम कर सके, वो बिस्किट अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। नहीं कहते 2 बिस्किट इज इक्वल्स टू 1 गिलास दूध, वो एड आउट नहीं आता टीवी पे तमाम। ऐसा होता तो फिर दूध की जरूरत ही क्या पड़ती, दूध। खैर, तो अब वहां पे सारी चीजें पहुंच गई। अब स्टोमक ने भी बोला कि भाई अब मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया। अब उसने मूव कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स लॉन्ग, मैंने बताया आपको, एक बड़ी सी आकृति, क्वाइड स्ट्रक्चर, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, मतलब उंगली के समान आंतों पे ऐसे ऐसे उंगली जैसे निशान थे। और उसमें क्या करता था, जैसे कभी आपने देखा होगा ना कंघी, कॉम्ब, बाल झाड़ते हैं लोग, तो बालों की कंघी करते हैं तो एक समय के बाद कंघी में आप देखते हो ना ऊपर में बहुत सारी गंदगी जम जाती है। तो उस तरह से हमारा वेलाई भी जो है फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें चिपक के रह जाती है, जिसके लिए आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रेमेडीज हैं कि हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग कर सकते हैं। गाड़ी की सर्विसिंग तो आपने सुनी होगी। बॉडी की सर्विसिंग कुछ इस तरह से होती है कि हम अपनी बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स जो ऊपर नीचे वर्क कर रहे हैं अपनी मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर लें, सभी ऑर्गन्स को वो सब कुछ दे दें जो उसकी जरूरत है। ये होता है बॉडी की सर्विसिंग करना। और वो कब होगा, जब हम बॉडी की प्रॉपर चेकअप कराएंगे और हमें पता होगा कि कहाँ क्या चीज बढ़ रहा है या घट रहा है। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास हेल्प आया। सभी ऑर्गन्स, चाहे वो पेनक्रियाज हो चाहे लीवर हो, सबने अपनी अपनी एंजाइम्स, अपनी अपनी जूसेस उनको दी कि मैं इस चीज को डाइजेस्ट करूंगा, मैं इस चीज को डाइजेस्ट करूंगा। सबने अपना अपना रोल बनाया और फाइनली जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें जो वाटर कंटेंट था, वो गन्ने की मशीन वाली बात मैंने जो बताई, उसने पूरा निचोड़ दिया पानी वानी। अब क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया। भाई जो स्टूल बाहर निकलता है, जो मल बाहर निकलता है, वो सॉलिड होता है ना। उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बताता है कि वो लगता है आपने तो फलना बासमती राइस खाई थी, आपने इस कंपनी की दाल खाई हो, ऐसा नहीं है। तो सारी चीजें मिल जाती हैं, एकदम पूरा पेस्ट नुमा सॉलिड एक चीज बन जाती है जिसे हम स्टूल करते हैं, और वो बाय द हेल्प ऑफ एनस बाहर निकल आता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग समझाने की कोशिश की। इसमें कुछ अगर कमियां या किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत महसूस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी डाउट्स के लिए आप मेरे चैनल पे आकर के कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं लाइव आपका रिप्लाई करूंगा, और इसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे आते हैं। थैंक यू।